शुरू करते हैं सोशल साइंस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टीजीटी टीचर के लिए या फिर सीटेट के सेकंड लेवल के एग्ज़ाम के लिए। पहला क्वेश्चन है, कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, वो कौन सी कृषि कहलाती है? पहला ऑप्शन है स्थानांतरण कृषि, दूसरा ऑप्शन है वाणिज्यिक कृषि, तीसरा ऑप्शन है निर्वाह कृषि और चौथा ऑप्शन है गहन कृषि। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा सेकंड ऑप्शन, यानी वाणिज्यिक खेती जो होती है उसमें क्या है, व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। देखते हैं थोड़ा इसका रिव्यू। वाणिज्यिक कृषि में फसलों का उत्पादन अत्यधिक बड़े स्तर पर किया जाता है। इसके लिए इसमें लागत बड़े स्तर पर लगाई जाती है। जब बड़े स्तर पर उत्पादन होगा तो लागत भी बड़े स्तर पर लगाई जाएगी और इसमें अधिकतम उत्पादन के लिए उन्नत बीजों, लागत के साथ साथ अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए बेहतर किस्म के बीज, बेहतर किस्म की खाद और आधुनिक तकनीक का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? पहला ऑप्शन है सौर ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है जीवाश्म ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है ज्वारीय ऊर्जा, चौथा ऑप्शन है पवन। आपका राइट आंसर होगा जीवाश्म ऊर्जा। ये पृथ्वी के अंदर यानी मिट्टी के अंदर जीवों के गलने सड़ने से जो ऊर्जा निकलती है, जीवाश्म ऊर्जा, और ये एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। इन ईंधनों की प्राप्ति पृथ्वी के गर्भ में दबे जीवाश्मों से होती है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं, तो दबदबा आप समझते हो, एक ताकतवर देश है, वो आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से वे एक दबे कुचले देश को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार के जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है औपनिवेशीकरण, दूसरा ऑप्शन है महासंघ, तीसरा ऑप्शन है पुनर्जागरण, चौथा ऑप्शन है व्यापारिक। राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन औपनिवेशीकरण। देखते हैं रिव्यू। औपनिवेशीकरण में एक शक्तिशाली राष्ट्र होता है जो कमज़ोर या पिछड़े देश पर अपने आर्थिक, राजनीतिक हितों के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने जो निर्णय होते हैं उसके, जो नीतियाँ होती हैं उसकी, उनको थोपता है अपने आर्थिक फ़ायदे के लिए एक पिछड़े या कमज़ोर देश पर, और उसके आर्थिक जो संसाधन होते हैं उनका दोहन करता है, उनका फ़ायदा उठाता है। चौथा क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर हैं क्योंकि? पहला ऑप्शन है तट के साथ गर्म बहती धाराएं, दूसरा ऑप्शन है गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन, तीसरा ऑप्शन है तट के साथ एक ठंडी धारा बहती है, चौथा ऑप्शन है तंदुरित तटीय क्षेत्र। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन पर ये गलती से निशान लग गया है, यानी कि जहाँ पर गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन होता है। गर्म व ठंडी धाराओं के मिलन से समुद्र के अंदर जल का तापमान कम हो जाता है, जिससे मछलियों व अन्य समुद्री जीवों को आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। ग्रांड बैंक इसका एक एग्जाम्पल और है। दो एग्जाम्पल ऊपर दिए गए हैं, उत्तरी अमेरिका तट और जापान के आसपास के समुद्री तट, और इसके अतिरिक्त एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है ग्रांड बैंक। यहाँ पर भी मछली पालन होता है क्योंकि यहाँ पर गर्म ठंडी धाराओं का मिलन होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन है, एक निश्चित क्षेत्र जहाँ रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं वो क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है राज्य, दूसरा ऑप्शन है सीमा, तीसरा ऑप्शन क्षेत्र, चौथा ऑप्शन है निर्वाचन क्षेत्र। राइट आंसर होगा निर्वाचन क्षेत्र, यानी कि एक पार्टिकुलर क्षेत्र जहाँ का एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर जितने भी मतदाता आते हैं वो सभी अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं, तो उस क्षेत्र को जो एक प्रतिनिधि के अंदर आता है उसको निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा रिव्यू देखते हैं पांचों क्वेश्चन का। वह निश्चित क्षेत्र जहाँ रहने वाले सभी मतदाता अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं, निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। छठा क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है?
पहला ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है होम रूल आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन और चौथा ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। राइट आंसर होगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी कि जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत माना जाता है, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन से जस्ट पहले ये दांडी यात्रा की गई थी और दांडी यात्रा को समाप्त करके सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। तो इसलिए इसका जो शुरुआत हुई वो दांडी यात्रा के साथ हुई। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी में नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया। 7वां क्वेश्चन है शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो शास्त्रीय नृत्यों को 8 भागों में बांटा गया है, ये सत्य है। पहला ऑप्शन है कथकली कथक शैली का शास्त्रीय रूप है। दूसरा ऑप्शन है कथक शैली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिली है। तीसरा ऑप्शन है यह लोक नृत्यों से सदा श्रेष्ठ होते हैं। चौथा ऑप्शन है शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि शास्त्रीय जो नृत्य हैं उनके 8 रूपों में विभाजित किया गया है। संगीत नाटक अकादमी ने भारत की 8 नृत्य शैलियों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी है। ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं भरतनाट्यम तमिलनाडु, मणिपुर मणिपुरी, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल, यहाँ पर केरल के 2 हैं कथकली और मोहिनीअट्टम, ओडिसी ओडिशा में है और सात्रिया असम का ये आपका शास्त्रीय नृत्य हैं। इनको संगीत नाटक अकादमी ने मान्यता दी है। 8वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है। पहला ऑप्शन है हिमोड, दूसरा है लोएस, तीसरा ऑप्शन है छत्रक शिला, चौथा ऑप्शन है डेल्टा। तो यहाँ पर जो अपर्दन स्थल है वो है छत्रक शिला। बाकी हिमोड लोएस डेल्टा ये अपर्दन स्थल नहीं है। छत्रक शिलाओं का जो निर्माण होता है वह वायु अपर्दन द्वारा होता है। इन शिलाओं का रूप व आकार छाता के समान होता है। हिमोड लोएस एवं डेल्टा ये निक्षेपात्मक स्थल रूप हैं, जबकि छत्रक जो शिलाएं होती हैं उनका निर्माण वायु अपर्दन द्वारा होता है। 9वां क्वेश्चन है भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। जो प्रत्येक राज्य के ऊपर एक राज्यपाल होता है उनकी नियुक्ति कौन करता है। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तीसरा ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन है संसद। आपका राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति जो होता है वो प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार ये नियुक्ति की जाती है। किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 10वां क्वेश्चन है विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है कौन से महाद्वीप पर। पहला ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका व एशिया में, दूसरा ऑप्शन है एशिया व यूरोप में, तीसरा ऑप्शन है एशिया व अफ्रीका में, चौथा ऑप्शन है एशिया व दक्षिण अमेरिका में। तो विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या जो निवास करती है वो एशिया महाद्वीप पर करती है। बट एशिया महाद्वीप पर जो जनसंख्या निवास करती है वो 60% है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया 80%, तो अगर उसमें अफ्रीका की ओर मिला दी जाए तो दोनों ही महाद्वीपों की जनसंख्या 80% से अधिक हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर होगा एशिया व अफ्रीका, यानी फर्स्ट नंबर पर एशिया की जनसंख्या, सेकंड नंबर पर अफ्रीका की जनसंख्या। 10वां क्वेश्चन थोड़ा रिव्यू देखते हैं। विश्व की 80% से भी अधिक जनसंख्या एशिया व अफ्रीका महाद्वीप में निवास करती है। अकेले एशिया में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। ये 10 क्वेश्चन आज के लिए।